जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आप लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा या फिर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10 विज्ञान का विषय विज्ञान का हम लोग बोर्ड परीक्षा का 2023-24 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। जो आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें से 70% क्वेश्चन है आपके ही इस क्वेश्चन पेपर से ही फंसने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से आपको पूरे पेपर को तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 से 70% जो क्वेश्चन है आपको इस पेपर से ही दिखने वाले हैं। आप प्री बोर्ड की परीक्षा देने जाने वाले हैं या फिर बोर्ड परीक्षा देने जाने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप जो वीडियो देखते देखते आप लोग इतने खुश हो जाएंगे कि आपको वीडियो लाइक करना भी आप लोग भूल जाएंगे। तो अभी लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ आपको जो निर्देश दिए जाते हैं तो निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। खंड आ पर चलेंगे जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति होगी। क्या बतानी है आपको? वस्तु की स्थिति बतानी है कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगी। तो ये पता है कि आपको अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर हमको जो सीधा प्रतिबिंब मिलता है और बड़ा मिलता है, वो मिलता है आपको कहाँ पर? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो अवतल दर्पण की दूसरी ओर सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बार करेक्ट हो जाएगा डी वाला, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसके बीच? दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? 0.5 है। यह लेंस होगा। यहाँ पर लेंस आपको बता रहा है, लेंस होगा 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या होगा? 0.2 मीटर दूरी का अवतल लेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है। क्या पूछ रहा है आपसे? दूर बिंदु पूछ रहा है। स्वस्थ आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। तो यहाँ क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। बैगनी, नीला, काला, सफेद। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं, वहां पर वायुमंडल नहीं, यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके वजह से वहां पर आपको क्या आकाश काला दिखाई देता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टदर्शी के वयस के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। यानी कि न्यूनतम दूरी पूछी जाती है, आपसे अधिकतम दूरी पूछी जाती है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए हैं? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें लास्ट हमारा फिजिक्स में क्वेश्चन बचता है,
एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण खाम, यानी कि आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, किसके पूछे जाएंगे? केमिस्ट्री की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन व कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन व एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन व सल्फर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन व कॉपर धातु। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है? ये देता है सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट की विलयन हम लोग कॉपर करते हैं तो कॉपर क्या करता है? सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H8 है। क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र है C2H8 है। तो इसमें है क्या है? पूछा गया है आपसे 10 सहसंयोजक बंध, 7 सहसंयोजक बंध, 8 सहसंयोजक बंध, 9 सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक का मतलब जो एक दूसरे के साझा करते हैं, जैसे इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इस प्रकार यहाँ पर आपकी क्या बनेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए H इसके साथ रहेगा, H इसके साथ रहेगा, H इसके साथ रहेगा, H इसके साथ रहेगा, और इसके बाद यहाँ से H कर देंगे, और इसके बाद यहाँ से H। तो यहाँ पर 3 6 2 8, यहाँ पर C3 होगा। क्या होगा? प्रोपेन है तो यहाँ पर C3 होगा, C3H8। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके साथ एक बॉन्ड, ये 9 8 9 10 बॉन्ड हो गए। कितने हो गए? 10 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 सहसंयोजक आबद्ध हो गए। यहाँ पर इनकी लगता विस्फोट हो गई है। तो यहाँ पर C3H8 कर ली। क्या कर ली? C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन का आयुपेशी नाम है। तो एसीटोन का आयुपेशी नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्योंकि एसीटोन में भी 3 कार्बन होते हैं, और यहाँ पर वो टोन का मतलब होता है कीटोन समूह। यहाँ पर ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। यानी कि ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। क्या बताना है आपको? मार्स गैस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो मार्स में इस गैस को मीथेन गैस को मीथेन गैस को जो है मार्स गैस कहते हैं। तो यहाँ पर CH4 क्या है? CH4 एक मीथेन गैस है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला CH4। क्या हो जाएगा? CH4। इसके बाद है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी ठंडे जल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? जो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ जब ठंडे जल की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद उपखंड गा पर आ जाते हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क क्या काम करता है? वृक्क उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। तो स्वापोषी पोषण के लिए सब कुछ आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, उपर्युक्त सभी। तो यह ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक पादप हार्मोन है। क्या बताना है आपको? निम्न में से एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर कौन सा है पादप हार्मोन? यहाँ पर साइटोकाइनिन है जो एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर घास, गेहूं, आप, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो यहाँ पर कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? देखिए घास होती, घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है यानी कि मानव खाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। नेक्स्ट है आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। तो आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं जायाग, पुबंग, बीजांड, पराग, नलिका। तो अंग होते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बीजांड। क्या हो जाएगा? बीजांड। नेक्स्ट है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा लसिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपको ए दिया गया है, लाल रुधिराणु। क्या हो जाएगा? लाल रुधिराणु। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र बना होता है, ये आपको बताना। तंत्रिका तंत्र बना होता है दैहिक कोशिकाओं का, जनन कोशिकाओं का, न्यूरॉन का, ये सभी का। तो तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन का बना होता है। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो आपको कहाँ चेक करने होते हैं? ये आपको करने होते हैं OMR सीट पर। किस पे करने होते हैं? OMR सीट पर करने होते हैं। अब आते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न पर, जो आपको कहाँ करने होंगे? वो आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सीरियल वाइज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको बताना है उत्तल दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को आरेख खींचकर बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बताइए? तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी आभासी होगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा किस दिशा में संभव है? ये आपको बता रहा है ऐसा किस दिशा में संभव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी दूरी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कितने का प्रयोग करना पड़ेगा? F बराबर -10। किसका? -100 का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया है दूसरा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। n बराबर कितना आएगा? 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए, यानी कि आवश्यक सूत्र लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर? पहले नंबर है आवेश पर, दूसरा नंबर आवेश के वेग पर, तीसरा नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, और गतिमान आवेश की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण पर। इसके बाद इसका सूत्र जो है उसके लिए सूत्र भी लिख लीजिए। F बराबर क्या होता है? QVB साइन थीटा। क्या होता है? QVB साइन थीटा होता है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है 20, 24 तथा 30 सेंटीमीटर ये प्रतिरोध आपको दिए गए, ओम को प्रतिरोध दिए गए हैं। प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रत्येक दशा में देख लीजिए, पहले वाला अगर हम लोग श्रेणी में जोड़ते हैं तो 74 ओम बनेगा। कितना बनेगा? 74 ओम बनेगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये 8 ओम बनेगा। कितना बनेगा? 8 ओम बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है।
इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध कितना है 20 ओम है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इतने समय अंतराल में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी। क्या करनी है, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो यहाँ पर कुल आवेश हमारा प्रवाहित होगा 40 कूलम। क्या होगा, 40 कूलम। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर परिपथ में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा और कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग नोट कर लेंगे। आंसर 25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कितने, 25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का आंसर है उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना की, यानी उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें उत्पन्न होगी 4000 जूल। कितनी होगी, 4000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया दूसरा, ओम का नियम क्या है, इसकी सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारावाहिक के बीच आरेख खींचिए। यानी कि ओम का नियम क्या है और इसके बीच क्या ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इस प्रकार ये स्ट्रेट ग्राफ बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट ग्राफ यहाँ पर आपका बनता है। इसके बाद उपखंड का आ जाता है, यानी सेक्शन खा, जिसमें आपके केमिस्ट्री के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला इसी में है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है, HCHO होता है। क्या होता है, HCHO। तो यहाँ पर ये किस समूह का है, ये अल समूह यानी कि एल्डिहाइड का है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का जो फजल ग्रुप क्या होता है, Al होता है। क्या होता है, Al होता, इसे लिखते हैं। तो इसका क्या बनेगा, एक कार्बन है तो यहाँ पर मेथ हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसके बाद दूसरा है एस्टिक अम्ल। क्या है, एस्टिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। तो यहाँ पर इसका क्या रासायनिक सूत्र बनेगा, इसका जो आयुपेशी नाम क्या बनेगा, इसका आयुपेशी नाम बनेगा एथेनोइक। क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल का क्या बनेगा, एस्टिक अम्ल का बनेगा एथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। इसके बाद इसी का खा क्वेश्चन आता है, आयनिक यौगिकों के दो गुणों को उदाहरण सहित लिखिए। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों के दो गुणों को उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यानी कि रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, आपको इनको संतुलित करना है। तो ये आप खुद करेंगे, आपको होमवर्क में है ये क्वेश्चन। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है डिटर्जेंट के उपयोग के उदाहरण द्वारा लिखिए। डिटर्जेंट का जो उपयोग है उसको उदाहरण द्वारा आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी समजातीय श्रेणी क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद है, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं संकलन की प्रकृति को समझाइए। यानी कार्बन की जो चतुसंयोजकता प्रकृति है उसको आपको समझाना है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। मृदु तथा कठोर साबुन में विभेद कीजिए। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं बताइए तथा साबुन की मिसेल अवधारणा के आधार पर सफाई प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर अथवा दिया गया, आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। इसके बाद उपखंड गा आ जाते हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। क्या पूछ रहा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो लार जो होता है भोजन को लसलसा बनाती है, यानी चिकना बनाती है, तथा उसमें उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, जैसे लार एम्लेस मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो उसमें एंजाइम होते हैं वो मंड को शर्करा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं
अथवा में आप प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, जिसमें से जो आपको आता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन क्या है, यानी कि पुष्प में निषेचन के उपरांत क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद 11 है पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए, अथवा मेंडल के नियमों को एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको एक करना है। क्या करना है, एक आपको इसमें से सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर हो जाता है 2023-24 के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। साथ में अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप hindustanknowledge.com पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ का प्रोसेस बता दिया जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग उसे जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।